हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNK एग्ज़ाम सेंटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि JK एग्ज़ाम सेंटर टीम ने आपके लिए JK SSB पेपर्स के लिए स्पेशली JK PSI और JK फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए एक MCQ सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जो कि हमारी 31 जैन से चल रही है, जिसमें हम रोज़ नई नई वीडियोस MCQs की वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। जिसमें आपको जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको अकाउंटेंसी पे, पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे, फिर आपको इंग्लिश, साइंस और करंट अफेयर्स पे वीडियोस मिल जाएंगी। उसके MCQ वीडियोस हम रोज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए और हमें बताइए कि आपको वो वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो दोस्तों, उसी सीरीज़ में आज हम जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, वो है पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी में आज हम दो टॉपिक्स देखेंगे। एक है हमारा प्रेसिडेंट और एक है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट हर साल हर पेपर में JK SSB के हर पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो देखिए, एंड तक देखिए और हमें बताइए। वीडियो के बाद आप हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने बाकी की वीडियोस हमारी जो पोस्ट हुई या नहीं देखी हैं, तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, रेफ़र करिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें, बढ़िया कंटेंट दें, ताकि आपको कहीं यहाँ से वीडियो देखने के बाद, यहाँ की नॉलेज के बाद आपको कहीं और से वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट, सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड है प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और फिफ्थ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें हमें बताना है कि करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा करेक्ट आंसर है। ए पार्ट देखते हैं हम। 1, 3, 4 एंड 5। 1, 3, 4 एंड 5 का मतलब हो गया प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर अटॉर्नी जनरल, या फिर बी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सी ऑप्शन है हमारा 1, 3, 4 यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है उसमें सारे जितने भी ये टॉप ऑप्शंस दिए गए हैं सारे इंक्लूड होते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव कहाँ से शुरू होता है, वो हमारे पार्ट 5 में होता है। और आर्टिकल 52 से कहाँ तक आता है वो? आर्टिकल 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ डील करते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given below are the two statements. Assertion: the Union Executive is headed by the President of India. जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उनको कौन हेड करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और रीज़न क्या दिया है? देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अब वो कह रहा है कि इनमें से बताओ कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। वो बोलता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. And D is A is false, but R is true. तो इसका जो सही आंसर है गाइज वो है सी, कि ये तो सही है। असर्शन तो सही है हमारा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको हेड करते हैं। बट जो रीज़न है हमारा कि उनकी पावर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत है गाइस। क्योंकि प्रेसिडेंट की पावर्स के ऊपर भी लिमिटेशन होती है। जैसे आप जानते हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं, एक एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स होती है, फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, जुडिशियल पावर्स होती हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं, मिलिट्री पावर्स होती हैं, इमरजेंसी पावर्स होती हैं और पार्डनिंग पावर्स भी होती हैं। बट जो प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो चलता है, काम करता है, वो किस पे करता है? एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The two union territories which have been given right to take part in the election of President of India by the 70th Amendment of the Indian Constitution are A. Delhi and Chandigarh, B. Delhi and Puducherry, C. Delhi and Daman and Diu, and D. Chandigarh and Puducherry। तो गाइस इसका आंसर समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सबसे पहले जो इंक्लूड होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उनके इलेक्टेड मेंबर्स। ये याद रखिएगा, मैं इलेक्टेड मेंबर्स बोल रहा हूँ गाइस। इलेक्टेड मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, सारे मेंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। सपोज़ करिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि लोकसभा की जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ है ना वो 552 है, ठीक है। बट अभी कितनी भरी हुई है, 545। अब 545 में से क्या है, जो 543 है ना आपकी, सॉरी जो 543 है ना वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। और दो मेंबर्स क्या हैं, दो मेंबर्स वो हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं और उनको प्रेसिडेंट वो करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर लोकसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे ना तो वो कौन से करेंगे, इलेक्टेड करेंगे, यानी कि 543 ही उसमें वो करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। जो दो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी तरह अगर मैं राज्यसभा की एग्जांपल लूँ तो राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 250 है, कि टोटल मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 250। बट अभी कितने भरे हुए हैं, 245। इसमें से 233 जो हैं वो इलेक्टेड हैं और 12 जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं। तो जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कितने करेंगे, 233 करेंगे, 12 नहीं करेंगे। तो अब आपको समझ में आई कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बोला है मैंने, ठीक है। तो दूसरे कौन होते हैं, ए पार्ट तो बता दिया मैंने कि वो होते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। सेकंड होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एसएलए है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं। बट इनके भी क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इनमें भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और सी क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं दिल्ली और पुडुचेरी के। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा इसमें, कि इसका क्या आंसर आएगा, आंसर बी आएगा, दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो इनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं सिर्फ, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज़ प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया, प्रेसिडेंट जो है वो कैसे इलेक्ट होते हैं इंडिया में, डायरेक्टली होते हैं, बाय लोकसभा मेंबर्स होते हैं, बाय राज्यसभा मेंबर्स होते हैं, या बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो गाइस मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि उनका जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, जो प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे इंडिया के, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। वो क्या इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली कैसे होते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं ना, जनरल इलेक्शंस को हम लोकसभा के इलेक्शंस बोलते हैं। तो हम किसको चुनते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, सेंटर गवर्नमेंट को चुनते हैं। वो एक प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, अपने मेंबर्स में से ही किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, हम उनको डायरेक्टली चुनते हैं। बट जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है, प्रेसिडेंट कोई रियल हेड नहीं है। रियल हेड हमारे कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। बट जो हमारे नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड का क्या मतलब होता है, नॉमिनल हेड का मतलब होता है कि जितना भी काम होगा ना, जो रियल हेड होगा वो जितना भी काम करेगा वो नॉमिनल हेड के नाम पे ही करेगा। मतलब कि जितना भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है, बट काम कौन करता है, काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। बट नॉमिनल हेड का ये मतलब होता है, एक ये भी मतलब होता है कि सपोज़ करिए अब एक बिल पास हुआ है, ठीक है, उसको एक्ट बनाना है। तो वो एक्ट तब बनता है जब उस पर साइन कौन करता है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं। जब उसके लास्ट में साइन कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट के साइन होंगे तो वो एक्ट बनेगा, वो बिल क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है। तो किसके नाम पे काम हुआ तो काम प्रेसिडेंट के नाम पे, पर किया किसने, प्राइम मिनिस्टर ने। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। उनको कौन चुनते हैं, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में इलेक्टोरल कॉलेज बताया, इनको कौन कौन से मेंबर्स चुनते हैं। उन मेंबर्स को हो सकता है हम डायरेक्टली चुन लें, बट
वो आगे क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है। पहला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये हमने देखा, ये तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और दो सेकंड है, रीजन क्या बोलता है, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देखिए इलेक्टेड मेंबर्स बोले हैं, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। अब वो बोल रहा है इनमें से करेक्ट आंसर बताओ, ए इज ट्रू और इज फॉल्स, ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इधर ए आएगा गाइस। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, कि ए और आर असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और रीज़न क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका क्या आंसर आएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम से, या ओपन बैलेट सिस्टम से। तो गाइज इसका जो सही आंसर वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। बेसिकली अगर इसको हम पूरी टर्म बोले तो वो होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो इसका क्या आंसर आएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी है, कि वो कैसे इलेक्ट होते हैं, उसमें कैसे उनमें एक जैसे उनको वो मिलता है, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो उसकी पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, उनमें सबको क्या होता है, अलग अलग सबको क्या मिलता है, एक पेज मिलता है। उसमें क्या होता है, बेसिकली सभी मेंबर जितने भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, जो भी इलेक्शन में खड़े हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उनके नाम लिखे होते हैं। तो वो इलेक्टेड मेंबर्स क्या करते हैं, उनके आगे प्रेफरेंसेस देते हैं, वो फिर प्रेफरेंसेस के हिसाब से उसका वो वोटिंग होती है। तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाते हैं, हम अभी तक इतना ही याद रखते हैं कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो किससे होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th। द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ इंडियन स्टेट, जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या है, हेड ऑफ इंडियन स्टेट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन। अब ये बोल रहा है करेक्ट आंसर बताओ यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या फिर सारे सही हैं। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, सारे सही हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट भी होते हैं, वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं, और वो सिंबल होते हैं यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये पेयर दिए हैं, इनको कंसीडर कीजिए। पहला आ गया आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या बोल रहा है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द लोकसभा, टू द लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। आर्टिकल 75 कह रहा है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। अब ये कह रहा है करेक्ट आंसर बताओ इसमें, कि 1 सही है, 2 सही है, बोथ सही है, दोनों सही है, या कोई भी नहीं सही है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो नन ऑफ द अबव है, कि कोई भी सही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है, कि जो आर्टिकल 74 होता है ना, आर्टिकल 74 ये नहीं होता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये नहीं होता। आर्टिकल 74 क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, वो क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। यानी कि जो आर्टिकल 74 दिया है ना यहाँ पर, ये गलत है। आर्टिकल 74 ये होता है, आर्टिकल 75 अलग होता है। आर्टिकल 75 बेसिकली होता है आपका, मैं आर्टिकल 75 आपको बताता हूँ। आर्टिकल 75 आपका होता है जिसमें अपॉइंटमेंट्स होती हैं, टर्म्स होती हैं, सैलरीज वगैरह वो देखी जाती हैं। आर्टिकल 74 क्या होता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। इसलिए इसका आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। दोनों ही गलत हैं जी, ये दोनों ही गलत स्टेटमेंट्स हैं, ये आर्टिकल के साथ मैच नहीं कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। ये मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए ये आपको इसका आंसर ढूंढने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है प्रेसिडेंट का, उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब हमने बताना है कि कोर्स देखो कौन से सही हैं, 1 2 3 सही है,
1 एंड 3 सही है, 1 to 4 सही है, या 1 3 एंड 4 सही है। तो इसका जो आंसर है 1 3 एंड 4 है, डी सही है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न। ये तो सही है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, बट इलेक्टेड मेंबर्स, ये लिखा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बोथ हाउसेज नहीं होते हैं, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं इंक्लूड होती हैं, ये याद रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इंक्लूड नहीं होती हैं। थर्ड है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल स्टेट, ये भी सही है। और फोर्थ है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये भी सही है। ये हमने पहले क्वेश्चन देखा है एक। तो इसका क्या आंसर आएगा 1 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following are not included in the electoral college for the election of the president of India? इसमें से प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडिया में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में, उसमें इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसमें क्या कौन इंक्लूड नहीं होता है, इनमें से कौन इंक्लूड नहीं होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल क्या होता है? हाउस ऑफ पीपल बेसिकली लोकसभा को बोलते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो गया हमारा राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स। तो इसका जो सही आंसर है, जो कि इंक्लूड नहीं होते हैं, वो डी है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं ना स्टेट की, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैंने आपको अभी इसके पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं। ये होती हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट और इलेक्टेड मेंबर्स, ये दोनों ही पार्लियामेंट को बनाते हैं, इसलिए ये दोनों इंक्लूड होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबलीज तो होती ही हैं स्टेट्स की। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स देखिए। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर सच एडवाइस आइदर जनरली और अदरवाइज। सेकेंड ऑप्शन है द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट of 1978 made the president bound by the advice of the council of ministers headed by the prime minister. और थर्ड है द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस बाय स्टैंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। अब समझिए इस 42nd अमेंडमेंट ये कहता है कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट थी ना 1976 की, उसने प्रेसिडेंट को क्या किया, अथॉराइज किया कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करे, रिकन्सिडर करे, मतलब कि उनकी जो एडवाइस है उसको रिकन्सिडर करे। ठीक है, जनरली भी कर सकता है या ऐसे भी कर सकता है। जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने क्या किया, प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एडवाइस करेंगे उसको उसी पे काम करना है। और थर्ड जो ऑप्शन है वो बोलता है कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दी है ना प्रेसिडेंट को, वो किसी भी कोर्ट में वो नहीं है, इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए उस पर, कोई कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकती। तो अब हमें बताना है इनकरेक्ट आंसर। याद रखिए इसने पूछा है इनकरेक्ट बताओ, इनकरेक्ट कौन से हैं। 1 और 2 इनकरेक्ट है, 1 और 3 इनकरेक्ट है, 2 और 3 इनकरेक्ट है, या फिर ऑल ऑफ द अबव इनकरेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, 1 और 2 इनकरेक्ट हैं। ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। अब बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट्स तो सही हैं, बट मैं आपको बताता हूँ इसमें वो क्या है, गलती क्या है। गलती ये है कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट थी ना वो ये चीज़ बोलती थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने बोला था कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो उसको एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को वो काम करना पड़ेगा। और ये कब हुआ था पता है? 1976 में ये जो अमेंडमेंट आई थी ये किसने किया था? ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया था, जिसके बाद हमारे क्या लगी थी, इमरजेंसी लगी थी। और उसके बाद जब हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था ना 1978 का, उसने ये चीज़ बोली थी कि जो प्रेसिडेंट है वो रिकंसीडर करने के लिए बोल सकता है, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस है ना उसको रिकंसीडर कर भी सकता है और बोल भी सकता है कि इसको रिकंसीडर करो भाई, ये गलत है, कि मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा या ये गलत है, आप इसके बारे में विचार करो, सोचो, अगर आप फिर से इसको पास करके भेजोगे तो फिर मैं हाँ कर दूंगा, बट आप इसके बारे में सोचो। तो ये क्या है, ये उल्टे हैं। और ये कब हुआ था? 1978 में, जब हमारी क्या आई थी, मोरारजी देसाई की वो आई थी, सरकार आई थी। तो थर्ड क्वेश्चन तो सही, थर्ड ऑप्शन सही है कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हैं ना प्रेसिडेंट को, वो किसी कोर्ट में इंक्वायरी नहीं हो सकती है उस पर। तो इसका क्या आंसर है? 1 और 2। इसका आंसर है ए, 1 और 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट? जो पार्डनिंग पावर्स होती है प्रेसिडेंट की, उनके साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो ऑप्शन है हमारे, ए आ गया आर्टिकल 72,
आर्टिकल 143, आर्टिकल 123 और आर्टिकल 76। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। उसमें क्या है, सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं, पार्डनिंग पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंट किसी को भी माफ़ कर सकते हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी की सज़ा दे दी हो, बट अगर प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट उसको माफ़ी दे सकते हैं, उसकी सज़ा भी कम कर सकते हैं या उसको बिल्कुल ही पार्डन कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो बाकी आर्टिकल्स आप मेरे को बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आर्टिकल 143 किसके लिए होता है और आर्टिकल 123 किसके लिए होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 143 और आर्टिकल 123। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसकी वो कमेंट करिएगा कि ये आर्टिकल किसके लिए होते हैं। आर्टिकल 76 भी आप कर सकते हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप 143 और 123 के बारे में मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं एक पर्सन की एलिजिबिलिटी के लिए। पहला ऑप्शन आ गया 35 इज़ द मिनिमम एज फॉर द एलिजिबिलिटी टू बी ए प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट। 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए। ही शुड बी ए क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और क्वालिफाइड होने चाहिए कि मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए वो इलेक्शन लड़ सकें। तो इसमें गाइस, इसमें एक गलती है गाइस, इसमें सिलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। इसमें इनकरेक्ट नहीं आएगा, ये सही है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, कि इसमें से करेक्ट आंसर बताना अब हमें, ठीक है। इसके ऑप्शन में गलती है, ये ऑप्शन गलत है इसका, ठीक है। ये जो आंसर है ये गलत है इसका। आप बताइए 1 और 2 सही हैं, 2 3 सही है, 1 3 सही है या सारे सही हैं। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है सी। इसमें 1 और 3 सही हैं। ये जो पहले लिखा था यहाँ पर ये गलत ऑप्शन लिखा हुआ है। सिर्फ 35 मिनिमम एज है और सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ये भी होती है, ये याद रखिएगा कि इलेक्शन ये भी होती है, बट राज्यसभा की नहीं होती है, जो उसकी होती है लोकसभा कि वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। फिर जाके ये तीनों कंडीशन मैच करती हैं। ऐसे ये पहली कंडीशन भी सही है और तीसरी भी सही है, बट ये सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है। अगर इनकरेक्ट पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में तो हम क्या बोलेंगे, ये इनकरेक्ट है, सेकंड वाली इनकरेक्ट है, क्योंकि वो एलिजिबल किसके लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, राज्यसभा के लिए नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के लिए किसको माना जाता है, राज्यसभा के लिए माना जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। तो इसका आंसर आ गया सी, फर्स्ट और थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन से करेक्टली मैच नहीं होते हैं। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आर्टिकल 60 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 111 असेंट टू बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ये मैच नहीं हो रहा है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट किसके अंडर होती है, आर्टिकल 61 के अंडर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. Money bills can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president. जो मनी बिल होते हैं वो पार्लियामेंट में तभी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, पहले किसकी रिकमेंडेशन लेनी होती है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। सेकंड स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज़ यूनियन बजट। कि यूनियन बजट जो होता है वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसका भाषण देते हैं। बजट से पहले जो भाषण होता है वो प्रेसिडेंट देते हैं। और नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी जो डिमांड होगी, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी डिमांड जो होगी वो रिकमेंडेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, ऐसे नहीं मिलेगी। तो इसका इनकरेक्ट आंसर बताना है। इनकरेक्ट आंसर कौन सा है, पहला, दूसरा तीसरा, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, नन ऑफ द अबव। ये सारी जो हैं ये सारी की सारी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से गलत कोई नहीं है, हमें गलत स्टेटमेंट बतानी थी। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डजंट पोजेस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कौन सी विटो नहीं होती है, एब्सोल्यूट विटो, सस्पेंसिव विटो, पॉकेट विटो और क्वालिफाइड विटो। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है क्वालिफाइड विटो। क्वालिफाइड विटो नहीं होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास। एब्सोल्यूट विटो भी होती है, यानी कि वो ना कर सकते हैं बिल को। सस्पेंसिव विटो भी होती है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, और अगर फिर से प्रेसिडेंट पार्लियामेंट उसको पास कर देगी तो फिर प्रेसिडेंट को उसको असेंट
देनी पड़ेगी, ठीक है। और पॉकेट वेटो होती है कि वो प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं लेंगे उनके ऊपर, वो एक किस्म का उन्होंने जेब में डाल लिया बिल, वो कोई वो नहीं ले रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो अपना टर्म ख़त्म कर रहे हैं। जब हो सकता है वो 6 महीने बाद उसको एसेंट दें, साल बाद दे दें, हो सकता है वो दे ही ना अपने पूरे टर्म में, तो उनको कोई वो नहीं है, बाउंडेड नहीं है कि वो उनको वो एसेंट देनी ही देनी, कोई टाइम पीरियड नहीं होता इसमें। तो कौन सी नहीं होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास? क्वालिफाइड वेटो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के केस में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? द इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो पुराने प्रेसिडेंट, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट होता है उसके टर्म खत्म होने से पहले ही चुना जाएगा। द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जिस दिन उन्होंने ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट संभाला है उसके 5 साल तक उनका ऑफिस होगा, मतलब कि वो कार्यकाल उनका कितना होगा? 5 साल का होगा। ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, उनके टर्म ख़त्म होने पे ही कॉन्टिन्यूज़ टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, वो तब तक उसका कार्यभार संभाल सकते हैं जब तक कि उनका सक्सेसर, जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। और प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट, कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो हो सकता है, क्या कहते हैं, पोस्टपोन हो सकता है कि उसका इलेक्टोरल कॉलेज जो है उनका वो इनकम्प्लीट है। तो इसमें बताना है कि नॉट करेक्ट, सही वाली गलत स्टेटमेंट कौन सी है? तो गलत स्टेटमेंट है डी वाली गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कभी भी पोस्टपोन नहीं हो सकता, चाहे इलेक्टोरल कॉलेज आधा ही क्यों ना हो, पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा ही होगा। वो आधा इलेक्टोरल कॉलेज ही वोटिंग करेगा। अब सपोज करिए JNK में वो नहीं है, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो JNK के जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो नहीं है वो अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं रोका जा सकता। चाहे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली होती तो वो पार्टिसिपेट करती, अगर नहीं है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर्स ऑफ इलेक्टर्स नीडेड टू बी द प्रोपोजर ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये अब क्वेश्चन है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें जो प्रोपोजर होते हैं वो इलेक्टर्स जो होते हैं वो कितने प्रोपोजर होने चाहिए। तो गाइज ये याद रखिएगा, इसके जो ऑप्शन है उसमें मैंने स्कैंडर्स भी जोड़े हैं ताकि ये दोनों क्वेश्चन एक ही में कंप्लीट हो जाएं। स्कैंडर्स भी इसलिए जोड़े गए हैं कि 10 इलेक्टर्स होते हैं प्रोपोजर्स और 50 जो होते हैं इलेक्टर्स वो स्कैंडर्स होते हैं। 20 इलेक्टर्स जो होते हैं वो प्रोपोजर्स होते हैं और 50 इलेक्टर्स स्कैंडर्स होते हैं। 50 इलेक्टर्स प्रोपोजर्स होते हैं और 20 इलेक्टर्स जो होते हैं स्कैंडर्स होते हैं, या फिर 50 इलेक्टर्स जो होते हैं प्रोपोजर होते हैं और 50 ही क्या होते हैं? स्कैंडर्स होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, 50 इलेक्टर्स ही प्रोपोजर्स होते हैं और 50 इलेक्टर्स ही स्कैंडर्स होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखिए पहले। इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, पहला, द वैल्यू ऑफ अ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल्स द, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट होती है ना, जो इलेक्टेड मेंबर की जो वैल्यू होती है उनके वोट की, वो क्या होती है? स्टेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया जैसे वैल्यू, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, वैल्यू इज इक्वल टू स्टेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये पहली स्टेटमेंट ये है, ये गाइस गलत स्टेटमेंट है क्योंकि 100 नहीं होता है, 1000 होता है, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से नहीं करते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, जो वैल्यू है किसके वोट की? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो वैल्यू क्या आ गई? वो होगी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल इलेक्टेड MLAs डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ MP, ठीक है। ये सही स्टेटमेंट है। और देयर वर, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, देयर वर मोर देन 5000 वोटर्स इन द लेटेस्ट इलेक्शन, ये गलत स्टेटमेंट है। 5000 नहीं थे, कम थे वोटर्स। तो अब हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब हमें देखते हैं इसमें पूछा क्या गया। उसने बोला कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। 1 और 2 सही है, सिर्फ सेकंड सही है। 1 और 3 सही है, ओनली 3। तो इसका जो सही आंसर है सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये स्टेटमेंट क्यों सही है। मैंने आपको बताया कि सेकंड स्टेटमेंट जो है
वही सही है। इसमें क्या होता है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5000 वोटर्स नहीं थे। तो कौन सी सही स्टेटमेंट है, सिर्फ सेकेंड। तो क्या आंसर आएगा, सिर्फ बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो वैल्यू होती है एमएलए की, उनके वोट की, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। और द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा। तो इसमें से बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो गाइस पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। एमपीज जो होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनके वोट की जो पावर होती है वो सेम होती है। बट जो ये होता है, क्या कहते हैं आपका, ईच एमएलए जो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अब सपोज़ करिए, इसमें एग्जांपल लेता हूँ यूपी और JNK की। अब यूपी की जो पॉपुलेशन है वो 24 करोड़ है, ठीक है ना। अब फॉर्मूले के हिसाब से अगर 24 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ले लें हम, और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पर जो JNK है, JNK की पॉपुलेशन है 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs, इलेक्टेड मेंबर्स, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो वैल्यू किसकी आएगी, वैल्यू वेरी करेगी दोनों की। तो ये जो है ये स्टेटमेंट सही है, पर जो MPs होते हैं उनकी जो वोटिंग वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिर्फ 1 ओनली, सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन। जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होगा वो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं एलिजिबल है, उसकी कंडीशन ढूंढनी है हमें, कि वो एक कैंडिडेट है, कि वो खुद कैंडिडेट है इसलिए एलिजिबल नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये गलत है। अगर वो खुद कैंडिडेट है वो तो पार्टिसिपेट कर ही सकता है। ही इज़ येट टू प्रूव हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये भी गलत है, ठीक है ना। गलत इन द सेंस कि वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि उसको वो कर दिया जाएगा, इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। वो एलिजिबल है, इस केस में एलिजिबल है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है तो मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, इलेक्टेड मेंबर है ना, ज़रूरी तो नहीं है, बशर्ते वो उसका वो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड है कि ही इज़ द अपर हाउस ऑफ द, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वो स्टेट लेजिस्लेचर का जो अपर हाउस होता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल नहीं है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ही इज़ अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके अकॉर्डिंग तो वो एलिजिबल है, ठीक है ना। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी, कि वो क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है इसलिए वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements about the President of India. He should be a citizen of India by birth. He should have completed the age of 35 years. He should be qualified for the election as a member of parliament. हमने बताना स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। मैंने आपको पहले भी कितने क्वेश्चंस पढ़ाए कि ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है बाय बर्थ ही होना चाहिए, वो कोई भी मेथड से इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपकी राज्यसभा भी आ जाती है जी, बट वो राज्यसभा तो कंडीशन ही नहीं है, इसलिए लोकसभा होनी चाहिए। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ 1, सॉरी गाइस गलत हो गया ये, 1 नहीं, सेकेंड स्टेटमेंट सही है आपकी, सिर्फ ओनली 2। क्या आंसर आएगा इसका, ओनली 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A member of parliament or a state legislature can be elected as a president. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का एक मेंबर, उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जा सकता है, बट मतलब कि इसमें से क्या होना चाहिए, ही विल हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज सीट बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। उसको अपनी सीट से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले। ही विल हैव टू रीलिंक्विश हिज सीट विद इन 6 months ऑफ हिज इलेक्शन, उसको 6 महीने के अंदर अंदर अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी अगर वो एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। या ही विल हैव टू relinquish his सीट एज सुन एज ही इज़ इलेक्टेड, जैसे ही वो इलेक्ट होता है उसको अपनी पुरानी सीट छोड़नी है। या फिर एन MP कैन कॉन्टेस्ट बट एन MLA कैन नॉट, कांट आएगा इधर, ठीक है ना।
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी, कि जैसे ही वो एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा उसको अपनी पुरानी सीट छोड़नी पड़ेगी, उसी समय छोड़नी पड़ेगी। तो इसका आंसर जो आ गया सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे गाइज हमारे प्रेसिडेंट के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, अब हमारे क्वेश्चन आ गए हैं वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है कि द ऑफिस ऑफ द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज़ मॉडल्ड ऑन, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये जो फॉर्मेट लिया है, ये जो स्ट्रक्चर लिया है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर से है, ऑस्ट्रेलियन वाइस प्रेसिडेंट, कैनेडियन वाइस प्रेसिडेंट या ब्रिटिश वाइस प्रेसिडेंट? तो ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर मॉडल है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मॉडल्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होते हैं, उनके लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें क्या क्या कौन कौन होता है? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो गाइज इसका जो सही आंसर है, पहले मैं आपको इसके ऑप्शंस दिखाता हूँ, इसके ऑप्शन देखिए 1 and 2, 1 and 2, 1 ओनली, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिर्फ 1 ओनली। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको ये क्यों 1 ओनली है, कि सिर्फ जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना पार्लियामेंट के, वही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का कोई रोल नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट के केस में, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट है ना हमारी, वो बेसिकली उसके लिए है कि वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, वो जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है हमारी, जैसे कि राज्यसभा होती है, उसको प्रिसाइड करने के लिए होते हैं। ठीक है, वो उसके चेयरमैन होते हैं। जैसे हमारे लोकसभा के क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं ना, वैसे वो राज्यसभा के स्पीकर हैं एक किस्म के। तो उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली करता है क्या, कि अगर प्रेसिडेंट सपोज करिए किसी दिन बीमार हो गए या वो अपनी ड्यूटीज़ को नहीं एक्वायर कर पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट के ऐसे कोई काम नहीं है, इतना कोई काम नहीं होता, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही वो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, आपको ये जो भी मैंने आपको वो दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया, वो आपको समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स? काउंसिल ऑफ स्टेट्स को कौन प्रिसाइड करता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये इसका क्या आंसर है? वाइस प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होता है गाइस? काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा को कौन प्रिसाइड करता है? कौन चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैनर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मैनर है वो उसके लिए स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहला है इलेक्शंस आर हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और सेकंड है वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। अब हमें बताना है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। गाइस पहली स्टेटमेंट भी सही है और दूसरी भी सही है। जो इलेक्शंस होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, वो बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं, और जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट से होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नाइदर वन नॉट टू, कि दोनों में से कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है जी, दोनों सही स्टेटमेंट है। अगर इसमें सपोज करिए यहाँ पर मेरे से करेक्ट स्टेटमेंट पूछी होती कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो फिर इसका क्या आंसर होता है? बोथ। ठीक है, तो अभी क्या आंसर आएगा? नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन। All doubts and disputes in connection with the election of the vice president are inquired into and decided by। जो भी इलेक्शन के केसेस होंगे, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, उसमें अगर कोई भी डाउट होता है, डिस्प्यूट होता है, तो वो उसको कौन देखता है? इंक्वायर कौन करता है और डिसाइड कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट्री कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर? कौन कौन वो करेगा उसको? वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देखता है वो सारी चीज़ें। इलेक्शन कमीशन नहीं देखता, पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं देखती है, एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नहीं देखती है, कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ ए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं? ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ एज, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो इसके करेक्ट आंसर बताइए। ऑल ऑफ द अबव, 2 and 3, 1 and 2 और 1 and 3। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी,
1 एंड 3। अब क्यों है कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, ये सही स्टेटमेंट। ही शुड हैव कम्प्लीटेड 30 साल एज नहीं चाहिए होती, 30 ईयर्स नहीं चाहिए होती। इनके टाइम पे भी कितनी चाहिए होती है, 35 ईयर्स। प्रेसिडेंट के टाइम पे भी 35 ईयर्स चाहिए होती है और वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे भी 35 ईयर्स चाहिए होती है। और ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी सही है। प्रेसिडेंट के टाइम पे क्या होता था, लोकसभा। प्रेसिडेंट के टाइम पे क्या था, लोकसभा की वो क्वालिफाइड होना चाहिए, उनके इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। बट वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे क्या होना चाहिए, राज्यसभा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट हैंस नॉट क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के लिए इनमें से कौन से जो ऑफिसेज हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गिने जाएंगे, ताकि वो उनके लिए क्वालिफाइड ना हो सके, कोई भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन ना लड़ सके। सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ फॉर द यूनियन और एनी स्टेट। तो इसमें से करेक्ट आंसर बताना गाइज। इसमें से करेक्ट आंसर ये है नन। ये कोई भी, जितने भी हैं, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं गिने जाते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं गिने जाएंगे जब भी कोई वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ रहा है तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय। जो ओथ होगी, जो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दी जाएगी, वो कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, या फिर पर्सन अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उनको क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे वाइस प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू। वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रेजिग्नेशन दे सकते हैं किसी भी टाइम पे। रेजिग्नेशन लेटर उनको किसको लिखना होता है, प्रेसिडेंट को लिखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखना है, और प्राइम मिनिस्टर को लिखना है, या पर्सन अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो इसमें भी क्या होता है, प्रेसिडेंट को ही लिखना है। वो अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा आज का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए बोला जा रहा है। ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी ऑकर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ससीड्स टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वेकेंट एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रेडिसेसर। बोलता है कि वो प्रेसिडेंट तब बनेंगे जब वैकेंसी हो जाएगी प्रेसिडेंट की। सपोज करिए अब हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, वैकेंसी हो जाती है, उनके इलेक्शन नहीं हो पाते हैं टाइम पे, तो वैकेंसी होती है। तो ये कह रहे हैं कि जो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट होंगे ना, वो कौन बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है कि जब वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली ससीड कर जाएंगे। अगर सपोज करिए वेकेंट होगी तो वो ऑटोमेटिकली ससीड कर जाएंगे। ठीक है, और वो प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट रहेंगे फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ इट्स प्रेडिसेसर। सपोज करिए रामनाथ कोविंद जी की तबीयत ख़राब हो जाती है, सपोज करिए वो अपना जो 2 महीने का जो भी उनका कार्यकाल बचा है, 2-3 महीने का, वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या ये बोल रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और जब तक कि उनका पहले वाला मतलब कि प्रेसिडेंट का वो नहीं ख़त्म होता, टर्म नहीं ख़त्म होता, वो प्रेसिडेंट कौन रहेगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट ही रहेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है करेक्ट आंसर बताओ इसमें से, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या फिर नाइदर। तो इसका जो आंसर है वो है 1 ओनली। ठीक है ना, सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है ना, जब वैकेंसी होगी ना एज अ प्रेसिडेंट की, जब वैकेंसी होगी, उनकी पोस्ट पे कोई नहीं होगा, तब वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि वो पूरी टर्म के लिए करेंगे। ठीक है ना, वो एज अ एक्ट कर सकते हैं पर पूरी टर्म के लिए नहीं करेंगे। तो गाइस आई होप आपको आज के जो एमसीक्यूज़ हमने बताए आपको, वो आपको समझ आए होंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चों के पास भी ये वीडियोस पहुंच पाए, उनके पास भी ये एमसीक्यूज़ वीडियोस पहुंचे, उनको भी फ़ायदा हो। तो अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स पे बनी हैं, जैसे मैथ पे बनी है, अकाउंटेंसी पे बनी है, इंग्लिश पे है, साइंस पे है, हिस्ट्री पे है, उस पे है, करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, उन वीडियोस को रेफ़र करिए, ताकि आपकी नॉलेज और इंक्रीज़ हो, आपकी और प्रिपरेशन हो, पेपर से पहले और प्रिपरेशन हो जाए। तो गाइस आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।